मेहमान जा चुके थे। शादी के उस सजीले कमरे में सन्नाटा पसर गया था। तभी सैम ने बाथटब की तरफ इशारा किया और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। परसों वो यहीं नहा रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। सो वी डिड इट। मैं पत्थर सी खड़ी रह गई। मैं अब भी शादी के भारी जोड़े में थी। शौक की वजह से मेरे हाथ कांपे और शगुन की वो वेडिंग कैंडीज छूटकर पूरे फर्श पर बिखर गईं। सैम ने बाथटब के किनारे से एक रेड स्लिप ड्रेस उठाई, उसे अपनी नाक के पास ले गया और उसकी खुशबू को महसूस किया। अब मुझे ब्रूनो की पसंद समझ आ रही है। अमेंडा वाकई तुमसे कहीं ज्यादा फ्लेवरफुल है। अमेंडा, मेरी सौतेली बहन। 3 साल पहले वो और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ब्रूनो एक कार में थे और मैंने टॉर्च की रोशनी में उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। जब मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तब सैम ही था जिसने मुझे उस डिप्रेशन के अंधेरे से बाहर निकाला था। उसने हाथ थाम कर कहा था कि वो पूरी जिंदगी मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन आज, हमारी शादी की पहली रात, उसी लड़की के लिए उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। क्यों? मेरे गले से एक सूखी और बेदम सी आवाज निकली। सैम ने उस ड्रेस को वापस बाथटब के किनारे पटका और बेपरवाही से अपने कफलिंग्स खोलने लगा। जब तुमने ब्रूनो से यही सवाल पूछा था, तो उसने क्या जवाब दिया था? मेरा पूरा वजूद सुन्न पड़ गया। ओह, शायद उसने तुम्हें कभी कोई जवाब दिया ही नहीं। सैम का लहजा बेहद कैजुअल था, क्योंकि इस तरह के सवालों का कोई जवाब होता ही नहीं है। वो 2 कदम मेरे करीब आया। मैं डरकर पीछे हटी, तो मेरा पैर फर्श पर बिखरी हुई कैंडीज पर पड़ा और मैं लड़खड़ा गई। सैम ने मुझे बचाने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया। उसने बस सिर झुकाकर उन कुचले हुए कैंडी रैपर्स को देखा। देखो, तुम बिल्कुल ऐसी ही हो। तुम्हारे इमोशंस कभी ऊपर नीचे होते ही नहीं। तब ब्रूनो ने भी शायद अमेंडा को इसीलिए चुना था, क्योंकि उसे तुम बेहद डल और बोरिंग लगती थी। मैंने अपने नाखून अपनी हथेलियों में गाड़ लिए और हिम्मत जुटाकर अपना सिर उठाया। तुम ब्रूनो की तरफदारी कर रहे हो। मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। सेलेना, उसने साफ साफ मेरा पूरा नाम लिया। कोई प्यार नहीं, कोई अपनापन नहीं। तो तुमने हमारे ब्राइडल रूम में उसके साथ वक्त बिताया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक्साइटिंग नहीं हूँ। मेरे होंठ कांप रहे थे। सैम ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, चेहरा एकदम शांत। कोई ना कोई वजह तो होनी ही चाहिए। अगर तुम्हें अच्छा लगे, तो तुम खुद ही कोई वजह चुन लो। ये किसी गाली से भी ज्यादा जहरीला था। वो कह रहा था कि वजह जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं उसके काबिल नहीं थी। तुम्हें पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो अचानक हंस पड़ा और बाथरूम की तरफ उंगली से इशारा किया। अमेंडा ने जाने से पहले ये भी कहा कि बाथरूम की टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वो तुम्हारे बाथ टॉवल में लिपटी थी और उसने तुम्हारा ही शैम्पू यूज किया। उसने तुम्हारी हर चीज यूज की। सैम ने मेरी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज में एक ठंडी बेरुखी थी। तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड उसने ले लिया, तुम्हारा पति भी अब उसके पास चला गया, और यहाँ तक कि तुम्हारा बाथरूम भी नहीं बचा। वो हमेशा से तुम्हारी चीजें इस्तेमाल करती आ रही है। क्या तुम्हें ये बात अब समझ में आ रही है? मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन गले से कोई आवाज ही नहीं निकली। तभी ड्रेसिंग टेबल पर रखे मेरे फोन की स्क्रीन चमक उठी। एक वॉइस मैसेज आया था। भेजने वाली थी अमेंडा। सैम आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के उसने वो मैसेज प्ले कर दिया। जीजू। आवाज में एक अजीब सी मिठास और नखरा था। क्या दीदी सो गईं? मेरी तरफ से उन्हें हैप्पी वेडिंग कह दीजिएगा। वो सिर्फ 8 सेकंड का ऑडियो था, लेकिन उसने मेरे सीने को चीर कर रख दिया। उसने उसे जीजू कहा था। इस पाक रिश्ते के नाम के पीछे उसने मुझे तड़पाने का अपना गंदा खेल छुपा रखा था। सैम ने फोन जेब में रखा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ताकि तुम अपनी असल पोजीशन को अच्छी तरह समझ सको। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और हैंडल पर हाथ रखा। मैंने देखा कि उसने हैंडल को इतनी जोर से भींचा हुआ था कि उसके हाथ की नसें सूज गई थीं। पर उसने मुड़कर नहीं देखा। कल फैमिली बैंक्वेट है। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें वहां चलना होगा। दरवाजा बंद हो गया। गलियारे में उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई और फिर अचानक कोने पर जाकर रुक गई। मैंने अपनी सांसें रोक लीं। करीब 1 मिनट बीता और तब जाकर वो आवाज पूरी तरह गायब हुई। मैं वहीं फर्श पर ढह गई। मेरा व्हाइट वेडिंग गाउन फर्श पर बिखर गया और वो टूटी हुई कैंडीज मेरी हथेलियों में धंस गईं। जब सुबह की हल्की सी धूप खिड़की से आने लगी, तो मुझे अपने कंधों पर एक भारीपन महसूस हुआ। किसी ने मेरे ऊपर कंबल डाल दिया था। यह वही ग्रे ब्लू कश्मीरी कंबल था जो सैम हमेशा अपनी कार में रखता था। रात भर रूम का हीटिंग सिस्टम खराब रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो कब वापस आया, और न ही ये पता था कि जब उसने कमरे में कदम रखा तो मुझे इस तरह फर्श पर टूटकर बिखरा हुआ देखा या नहीं। मैंने कंबल के कोने को कसकर पकड़ा और एक सूखी सांस छोड़ी। सैम, तुमने मुझे धोखा दिया, तो फिर इस कंबल को ओढ़ाकर जता क्या रहे हो? 3 साल पहले मैं नदी के किनारे बनी लोहे की रेलिंग के बाहर खड़ी थी।
मेरे दिमाग में बार बार वही एक मंजर घूम रहा था। कार की खिड़की के पीछे एक दूसरे में लिपटे वो दो जिस्म। जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी थी, अमेंडा मुझे देखकर मुस्कुराई थी, उस घमंड के साथ जैसे उसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली हो। मुझे याद नहीं कि मैं चलकर नदी के किनारे तक कैसे आई थी। मुझे बस इतना याद था कि वो लोहे का पाइप बेहद ठंडा था, नदी का पानी स्याह काला था और पानी का शोर इतना तेज था कि वो मेरे रोने की आवाज को भी दबा रहा था। तभी पीछे से एक अनजान आवाज आई, अगर तुम कूदना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन आज रात टेम्परेचर 4 डिग्री है। कूदने का फैसला करने से कम कुछ गर्म पहन लो। वो मुझसे 2 कदम दूर खड़ा था। उसने अपना सूट जैकेट उतारा, उसे रेलिंग पर रखा और मेरी तरफ सरका दिया, फिर 1 कदम पीछे हट गया। तुम इसे पहनो या ना पहनो, ये तुम्हारी मर्जी है। बस ये सोच लो कि तुम आज रात के इस दर्द को किस तरह खत्म करना चाहती हो। मैं उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ी। एक बिल्कुल अजनबी लड़का। उसकी शर्ट का कॉलर खुला हुआ था, तेज हवा से उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम कौन हो? मैंने पूछा। बस यहाँ से गुजरने वाला एक मुसाफिर। क्या यहाँ से गुजरने वाले लोग दूसरों की जिंदगी में इतना दखल देते हैं? अगर तुम यहीं खड़े रहकर खुद को ठंडी हवा खिलाना चाहती हो तो शौक से खिलाओ। बस तुम्हें देखकर मुझे और ठंड लग रही है। मेरी उंगलियां इतनी जम चुकी थीं कि मैं उस रेलिंग को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। हवा के बर्फीले झोंके बार बार आ रहे थे और मुझ पर हावी हो रहे थे। मेरी ड्रेस मेरे पैरों से चिपक चुकी थी, एकदम अकड़ी हुई और ठंडी। मुझे नहीं पता कि कितना वक्त गुजर गया जब मैंने आखिरकार उसकी वो जैकेट पहन ली। वो जैकेट बहुत बड़ी थी, उसकी आस्तीनें मेरे हाथों से भी आगे निकल रही थीं। उसमें से सिडरवुड और तंबाकू की मिलीजुली खुशबू आ रही थी, जिसने मेरे अंदर एक हल्की सी गर्माहट भर दी। मैं नदी में नहीं कूदी, मैं रेलिंग के अंदर की तरफ ही फर्श पर बैठ गई और अगले 40 मिनट तक पागलों की तरह रोती रही। सैम पूरे वक्त मुझसे 2 कदम दूर खड़ा रहा। उसने अपने होठों के बीच एक सिगरेट दबा रखी थी, जिसे उसने जलाया तक नहीं था, और एक शब्द भी नहीं बोला। तेज हवा उसकी शर्ट को उड़ा रही थी, लेकिन उसने उसे बंद करने की कोशिश नहीं की। सुबह के 3 बजे जब मेरा रोना बंद हुआ, तब उसने वो सिगरेट होठों से हटाई और डस्टबिन में फेंक दी। चलो, तुम्हें एक बाउल वॉन्टॉन्स खिलाकर लाता हूँ। रोने के बाद भूख लग जाती है। उसने, तुम्हें भूख लग गई होगी, ऐसे कहा, जैसे ये दुनिया की सबसे नॉर्मल बात हो। बाद में धीरे धीरे मुझे समझ आया कि सैम बिल्कुल ऐसा ही इंसान था। वो अपनी परवाह बातों से नहीं, हरकतों से दिखाता था। हमारे साथ आने के बाद उसका सारा प्यार एकदम शांत था। गाड़ी चलाते वक्त वो तब तक गियर नहीं बदलता था जब तक मैं सीट बेल्ट न लगा लूं। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते वक्त वो मेरे हिस्से से सारे स्प्रिंग अनियंस चुनकर बाहर निकाल देता था। तुम्हें कैसे पता कि मैं ये हरी प्याज नहीं खाती? मैंने एक बार पूछा था। जब भी देखती हो तुम्हारा मुंह बन जाता है, तो फिर तुमने मेरे लिए इसे बाहर क्यों निकाला? बस ऐसे ही, उसका जवाब हमेशा यही होता था, बस ऐसे ही। एक बार मैं ऑफिस में देर तक काम कर रही थी और उसका फोन नहीं उठा पाई। वो 40 मिनट ड्राइव करके आया और नीचे मेरी कंपनी के बाहर गाड़ी लगाकर इंतजार करने लगा। जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि वो कार से टिककर खड़ा था और उसके होंठ गुस्से में भींचे हुए थे। पूरे रास्ते वो खामोश रहा। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि उसके हाथ की हड्डियां साफ दिख रही थीं। बहुत देर बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। अगली बार से मेरे लिए अपना फोन ऑन रखना। तुम चाहो तो मेरा फोन काट सकती हो, लेकिन उसे स्विच ऑफ मत करना। क्यों? गाड़ी के इंजन की आवाज में उसकी बात दबने ही वाली थी कि मैं थोड़ा करीब हुई और मुझे 3 शब्द सुनाई दिए, आई विल ओवरथिंक। उस पल मुझे लगा कि मैं उसके लिए बहुत मायने रखती हूँ। उसे अपनी भावनाएं जतानी नहीं आती थी, लेकिन वो अपनी उस अजीब सी फिक्र को मेरे सामने खुलकर रख देता था। एक बार मैंने बातों बातों में अमेंडा का जिक्र किया। मेरे डैड का बाहर किसी और औरत से चक्कर था और बाद में अमेंडा का जन्म हुआ। ये सुनते ही सब्जी काटते हुए उसके हाथ रुक गए। एक ही बाप, अलग माँ। हाँ। एक लंबी खामोशी के बाद उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिस पर उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो क्या तुम उससे नफरत करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आखिरकार वो इस दुनिया में पिछली जनरेशन की गलतियों की वजह से ही आई है। उसने अपना सिर झुका लिया और मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या सोच रहा था। हमारा प्रपोजल मेरे लिविंग रूम में हुआ था, एकदम सिंपल और आम तरीके से। उसने रिंग बॉक्स को कॉफी टेबल पर रखा और मेरी तरफ खिसका दिया। मुझसे शादी कर लो। आज के बाद तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा, अमेंडा भी नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना अंगूठा आगे बढ़ाया और मेरी आंख के कोने पर हल्के से दबाया। वो 1 सेकंड के लिए रुका। उसका चेहरा एकदम शांत था और उसकी निगाहें बहुत गहरी थीं। अब रोना बंद करो। आज के बाद
मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब चुकता कर दूंगा। मैंने रोते हुए हामी भर दी और उसकी हर एक बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। अब वो कंबल पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। मैं ब्राइडल रूम के फर्श पर बैठी हुई यादों से बाहर आई। खिड़की के बाहर आसमान पूरी तरह साफ हो चुका था और सुबह हो गई थी, और मेरे हाथ में वो अंगूठी थी। सैम, तुमने कहा था कि कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन तुमने मुझे यह कभी नहीं बताया कि वो चोट पहुंचाने वाला इंसान खुद तुम होगे। डैश। शादी के तीसरे दिन हमारी फैमिली की तरफ से एक दावत थी। मैंने जैसे ही बैंक्वेट हॉल में कदम रखा, भीड़ के बीच से एक बनावटी और मीठी आवाज गूंजी। दीदी। अमेंडा ने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी, जिसका शेड बिल्कुल मेरी शादी के जोड़े जैसा था। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ पकड़े एक बड़ी सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी। दीदी, बहुत दिनों बाद मिले, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। उसकी नजर एक सेकंड के लिए मेरे चेहरे पर रुकी और फिर मेरे कंधे के पार देखते हुए थोड़ी दूर पर वाइन ग्लास थामे खड़े सैम पर जाकर टिक गई। मैं उस लुक को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। 3 साल पहले वो ब्रूनो को भी इसी तरह देखती थी। पास खड़ा कोई इंसान उसे उसके नाम से बुलाने ही वाला था कि उसने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक दिया। आप मुझे सिर्फ मिस अमेंडा कहिए। आखिर मेरी दीदी के साथ मेरा रिश्ता थोड़ा स्पेशल। उसने स्पेशल शब्द पर बहुत जोर दिया। वहां मौजूद लोगों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। मैंने बिना कोई रिएक्शन दिए अपना वाइन ग्लास पकड़े रखा। दीदी, क्या आप मेरा स्वागत नहीं करेंगी? उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुम यहाँ आई हो? मैंने ठंडे लहजे में कहा। अंकल ने इनवाइट किया था। उन्होंने कहा कि फैमिली को एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो हमें अपनी फैमिली कह रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी मेरे पीछे से वाइन गिरने की आवाज आई। ठंडी रेड वाइन मेरे कंधे से होती हुई नीचे गिरी और उसने मेरे आइवरी वाइट डैश चियोंगसाम पारंपरिक ड्रेस को पूरी तरह भिगो दिया। ओह नो, अमेंडा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। दीदी, आई एम सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया था। हॉल में मौजूद हर शख्स की नजरें हम पर टिक गईं। मैंने नीचे झुककर अपने सीने पर फैल रहे उस वाइन के दाग को देखा। वो लाल रंग ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीधा चैलेंज हो। मेरा शरीर मेरे दिमाग से तेज काम कर गया। मैंने झटके से अमेंडा की कलाई पकड़ ली। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरा हॉल दहल गया। दीदी, मुझे दर्द हो रहा है। पूरे बैंक्वेट हॉल में सन्नाटा छा गया। सैम भीड़ को चीरता हुआ धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। जब वो पास आया तो उसने नीचे झुककर अमेंडा की कलाई को देखा, जो मेरी पकड़ की वजह से लाल पड़ चुकी थी। मैं रुकी रही। मैं इंतजार कर रही थी कि वो कम से कम एक शब्द तो कहेगा। सिर्फ एक शब्द ही काफी होता। उसने अपना सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। हाथ छोड़ो। वो 2 शब्द बर्फ जैसे ठंडे थे। इससे माफी मांगो। मैं स्तब्ध रह गई। सैम, इसने जानबूझकर मुझ पर वाइन गिराई है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत किसने की। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से सबके सामने मेरी इज्जत खराब हो रही है। वाइन मुझ पर गिरी थी। बेइज्जती मेरी हुई थी, लेकिन तमाशा बनने की वजह से उसकी इज्जत खराब हो रही थी। अमेंडा सिर झुकाए उसके बगल में खड़ी थी। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के नीचे का हिस्सा एकदम सूखा था। वहां एक भी आंसू नहीं था। मैं यह साफ देख सकती थी, लेकिन सैम ने उस तरफ देखा तक नहीं। उसने अपना सिर झुकाया और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया। दूर से देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई नयानवेला दूल्हा अपनी दुल्हन को दुला रहा हो। लेकिन सिर्फ मैंने ही वो शब्द सुने। तुम्हें क्या लगता है इसकी कलाई पकड़ने से मैं तुम्हारे पास रुक जाऊंगा? तुम्हें अब तक इन चीजों की आदत हो जानी चाहिए थी। उसने यह बात ऐसे कही जैसे यह कोई ऐसा नियम हो जिसे मुझे बहुत पहले ही मान लेना चाहिए था। मेरी उंगलियों ने अमेंडा की कलाई छोड़ दी। मैंने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन मेरे होठों के कोने जबरदस्ती ऊपर की तरफ खिंच रहे थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे वाकई इन सब की आदत हो जानी चाहिए। मैंने अपना वाइन ग्लास उसे थमाया, फिर मुड़ी और अमेंडा के सामने पूरे 90 डिग्री तक झुककर माफी मांगी। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अमेंडा एक पल के लिए सन्न रह गई और सैम के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए। उन दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि मैं सचमुच माफी मांग लूंगी। सैम को लगा था कि मैं अपना आपा खो दूंगी और 3 साल पहले की तरह सबके सामने टूटकर बिखर जाऊंगी। वो तो बस मेरी उसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि मैं सबके सामने टूटकर बिखर जाऊं, ताकि वो बीच में आकर पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले सके। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं एकदम सीधी खड़ी हुई, उसे देखकर मुस्कुराई, मुड़ी और वहां से चली गई। मेरे कदम एकदम थके हुए नहीं थे और मेरी पीठ जरा भी नहीं डगमगाई। उस देर रात मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। रात के 2 बजे
दरवाजे के बाहर एक हल्की सी आवाज हुई। मैंने दरवाजा खोला। फर्श पर गर्म दूध का एक कप रखा था और उसके पास एक नोट दबा हुआ था। साफ और सलीके से लिखी हुई लिखावट सैम की ही थी। सोने से पहले इसे पी लेना। तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता, इसलिए इसे खाली मत छोड़ो। मैंने दूध का कप उठाया, सिंक की तरफ गई और उसे धीरे धीरे पूरा बहा दिया। वो सफेद लिक्विड एकदम साफ और निर्णायक तरीके से नाली में समा गया। सैम, अब मुझे तुम्हारी ये हमदर्दी नहीं चाहिए। डैश, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? सैम ने टेबल पर रखे प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को घूरते हुए पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। सैम, मैं तुम्हें धमकी देने वाले दौर से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। शादी का 5वां दिन था। अब मैंने रोना, उससे सवाल करना और घर पर उसका इंतजार करना पूरी तरह छोड़ दिया था। मैंने अपनी चीजों को समेटना शुरू कर दिया था। वो पुरानी तस्वीरें, तोहफे जिनमें हमारी यादें थीं, और यहाँ तक कि प्रपोजल वाला वो रिंग बॉक्स, मैंने सब कुछ कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जब सैम ने डस्टबिन खोला तो उसके हाथ वहीं ठिठक गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस रिंग बॉक्स को बाहर निकाला और अपनी स्टडी रूम की दराज में रख दिया। मैं गलियारे के कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। जब वो दराज को लॉक कर रहा था तो उसकी उंगलियां बहुत धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे वो तसल्ली कर रहा हो कि अंदर रखी चीजें सेफ हैं या नहीं। एग्रीमेंट बहुत सिंपल है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने पेन उसकी तरफ खिसका दिया। बस इस पर साइन कर दो। उसने पेन नहीं उठाया। क्यों? कोई वजह नहीं है सेलेना। क्या तुम साइन कर रही हो या नहीं? उसने पेन उठाया, कुछ सेकंड के लिए उसे हाथ में पकड़े रहा और फिर वापस रख दिया। मैं साइन नहीं करूंगा। आराम से सोच लो, फिर मेरे पास आना। जब वो जाने के लिए उठा तो मैंने उसे आवाज दी, सैम। वो रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। मैं उसकी पीठ को देखकर मुस्कुराई, एकदम संजीदा और शांत मुस्कान। क्योंकि मैंने सच में उसे छोड़ने का मन बना लिया था, इसलिए मेरी आंखों में एक सुकून था। उसने अपना आधा चेहरा थोड़ा सा मोड़ा। तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहती थी। उसका एडम्स एप्पल, गले का उभार थोड़ा हिला, उसके होंठ थोड़े से खुले, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। पर मैं तब तक मुड़कर कमरे के अंदर जा चुकी थी। रात के 4 बजे बगल के स्टडी रूम से फोन पर धीरे धीरे बात करने की आवाज आ रही थी। पता लगाऊं कि वो हाल फिलहाल में किससे मिल रही है। थोड़ा रुककर उसने फिर कहा, मुझे बस चीजों का आउट ऑफ कंट्रोल होना पसंद नहीं है। वही पुराना डर जो एक बिल्कुल अलग बहाने में लिपटा हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से इस बार मैं सब समझ चुकी थी और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 7वें दिन मैंने वो लेटर अपने तकिए के नीचे रख दिया। लिफाफा पूरी तरह सील नहीं था। अपना पासपोर्ट और एक बैकपैक लेकर मैं ड्राइव करते हुए समुद्र किनारे पहुंच गई। मैंने कार को व्यूइंग प्लेटफॉर्म के पास रोका, फोन स्विच ऑफ करके बगल वाली सीट पर रख दिया। मेरा कोट एकदम सलीके से तह करके गार्डरेल पर रखा हुआ था और सबसे आखिर में थी मेरी शादी की अंगूठी। उसे उतारकर मैंने कोट की जेब में डाल दिया। लहरों का शोर बहुत तेज था और आसमान एकदम धुंधला और ग्रे था। गार्डरेल पर रखी वो चीजें किसी के हमेशा के लिए चले जाने का सुराग दे रही थीं। फिर मैं दूसरी कार में बैठ गई। लिली 2 किलोमीटर दूर एक चौराहे पर पिछले 20 मिनट से मेरा इंतजार कर रही थी। सेलेना, क्या तुम श्योर हो? उसने गाड़ी स्टार्ट की और मेरी तरफ देखा। अगर तुम इस तरह चली गई तो चलो यहाँ से। वो समझेगा कि तुम मर चुकी हो। उसे यही समझने दो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वो सच में? लिली, हमारी शादी की रात उसने मुझसे कहा था कि उसने हमारे ब्राइडल रूम में मेरी बहन के साथ वक्त बिताया है। उस बैंक्वेट में उसने सबके सामने मुझे उसके आगे झुकने पर मजबूर किया। अब वो डरता है या नहीं, यह उसकी प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब है। उसने आगे कुछ नहीं कहा और कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गई। मैंने सीट से टैक लगाई और अपनी आंखें बंद कर लीं, बिना पीछे मुड़े देखे। सैम को उस रात 11 बजे कॉल मिला। कहा जाता है कि उसका फोन 36 बार बजा, लेकिन उसने नहीं उठाया। 37वीं कॉल उसके सेक्रेटरी नूह की थी। बॉस, मैडम को कुछ हो गया है। सैम को लगा कि कोई छोटी मोटी बात होगी। वो उस वक्त एक क्लाइंट के साथ जाम टकरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने समुद्र किनारे मिले कोड और अब तक किसी का सुराग न मिलने की बात सुनी, उसके हाथ से ग्लास छूटकर चकनाचूर हो गया। उसकी उंगलियों की ताकत जैसे अचानक गायब हो गई थी। जब वो मौके पर पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने किनारे पर घेराबंदी कर रखी थी। एक पुलिस ऑफिसर प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट एविडेंस बैग लेकर आगे आया। उसके अंदर मेरी शादी की अंगूठी थी। सैम ने वो बैग हाथ में लिया। वो काफी देर तक उस अंगूठी को घूरता रहा। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। पास खड़े किसी शख्स ने धीरे से कहा, बॉस, माई कंडोलेंसेज, शोक संवेदना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे झुका और एक चट्टान पर बैठ गया। लहरें एक के बाद एक आ रही थीं।
जिससे उसकी पैंट के कफ्स भीग रहे थे और पानी उसके लेदर शू से होता हुआ उसके ग्रे ब्लू ओवरकोट के निचले हिस्से तक पहुंच रहा था। वो टस से मस नहीं हुआ। उसने एविडेंस बैग खोला, अंगूठी निकाली और उसे अपनी हथेली में भींच लिया। सुबह की उस समुद्री हवा ने उसकी आवाज को दबा दिया। किसी ने नहीं सुना कि उसने क्या कहा। अगर कोई उसके बेहद करीब होता तो वो उसे बार बार एक ही सेंटेंस दोहराते हुए सुनता। तुमने कहा था कि तुम अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करोगी। डैश। न्यूज में आ रहा है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ऑफिशियल कंक्लूजन है, मिसिंग, कोई बॉडी नहीं मिली। लिली ने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर स्थानीय न्यूज की एक छोटी सी क्लिपिंग थी। मैंने किराए के उस अपार्टमेंट की खिड़की से टैक लगाई, 2 सेकंड के लिए उसे देखा और फिर स्वाइप करके हटा दिया। मेरे गायब होने का 14वां दिन था। एक बिल्कुल नए शहर में मैंने अपना फोन नंबर बदल लिया था। एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था जिसकी खिड़की से सड़क किनारे के पेड़ दिखते थे। ये शहर की किसी भी सड़क जैसा नहीं था। उसका क्या हुआ? क्या तुम सच में सुनना चाहती हो? लिली ने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। लिली ने एक ठंडी सांस ली। नूह से पता चला है। सैम 3 दिनों तक अकेले उस समुद्र किनारे बैठा रहा। जब रेस्क्यू टीम वहां से हट गई तब भी वो वहीं था। आखिरकार उसके घरवालों को उसे जबरदस्ती वहां से खींच कर लाना पड़ा। मैंने कुछ नहीं कहा। सेलेना, लिली ने अपनी आवाज धीमी की। वो कुछ खा पी नहीं रहा है। नूह कह रहा था कि उसका 10 पाउंड से ज्यादा वजन कम हो गया है। वो कंपनी का कोई काम भी नहीं देख रहा, बस हर वक्त खुद को तुम्हारे ब्राइडल रूम में बंद करके रखता है। ब्राइडल रूम? वही ब्राइडल रूम जिसके बाथटब से अब भी अमेंडा के शैम्पू की खुशबू आती होगी। वो खुद को कहाँ बंद रखता है? यह उसकी सिरदर्दी है। क्या तुम्हें सच में उसके लिए बुरा नहीं लग रहा? लिली ने पूछा। मैं किचन में गई और अपने लिए एक ग्लास पानी निकाला। लिली, हमारी शादी की रात उसने मुझसे कहा था कि उसने उस कमरे में मेरी बहन के साथ सब कुछ किया। फिर उस बैंक्वेट में उसने 100 से ज्यादा लोगों के सामने मुझे उसके पैर पड़ने पर मजबूर किया। तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है? मैंने पानी का घूंट भरा और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, शादी का जोड़ा पहने जो सेलेना उसका इंतजार कर रही थी, वो अंदर से कब की मर चुकी है। अब तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है उसे कोई दर्द नहीं होता। मैंने बोलना बंद कर दिया। मेरे गायब होने का 18वां दिन था। मुझे पीस रेड डैश पर फ्रीलांस ट्रांसलेशन का एक काम मिल गया था। दिन में मैं डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करती और रात को नुक्कड़ के एक कन्वीनियंस स्टोर पर कैशियर का काम करती थी। वहां कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। मेरे साथ काम करने वाले मुझे लिटिल एस कहते थे। मैं ज्यादा बात नहीं करती थी और अपना काम फटाफट निपटाती थी। लिली मुझे लगातार वहां के अपडेट्स भेज रही थी। सैम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मेरे हाथ में थमा पेन वहीं रुक गया। किस चीज की इन्वेस्टिगेशन? तुम्हारी फोन कॉल्स और बैंक ट्रांजैक्शंस की। तुम्हारे गायब होने से पहले के रिकॉर्ड्स में उसे कुछ गड़बड़ दिखी है। 5वें दिन तुमने मुझे एक बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। मैं हल्की सी हंसी। वो हमेशा से ही काफी स्मार्ट रहा है। सेलेना, आज नहीं तो कल वो मुझ तक पहुंच ही जाएगा। उसे आने दो। जब तक वो तुम तक पहुंचेगा मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। तुम आखिर करने क्या वाली हो? लिली ने घबराकर पूछा। मेरा एक काम कर दो। बोलो। सैम और मेरे उस पुराने घर जाओ। एंट्रीवे में जो स्मार्ट सिक्योरिटी मैन यूनिट लगी है उसे ढूंढो। उसका पासवर्ड मेरा बर्थडे है। वहां से 15 से 17 जुलाई तक की सारी सर्विलांस फुटेज कॉपी कर लो। लिली सन्न रह गई। तुम्हारे घर में कैमरे लगे हैं? सैम ने लगवाए थे। उसने कहा था कि ये सेफ्टी के लिए है। वो शायद भूल गया कि उस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट मेरा है। दूसरी तरफ 3 सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सेलेना, तुमने बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग कर ली थी। थोड़ा रुककर उसने पूछा, क्या तुम अब भी उससे नफरत करती हो? मैंने इस बारे में सोचा। क्या मैं उससे नफरत करती थी? हमारी शादी की रात जब उसने अमेंडा की ड्रेस उठाकर उसकी खुशबू सूंघी थी तब मुझे उससे नफरत हुई थी। उस बैंक्वेट में जब उसने मुझे माफी मांगने पर मजबूर किया तो मुझे उस पर इतना गुस्सा आया था कि मेरा मन किया कि मैं वाइन उसके चेहरे पर फेंक दूं। लेकिन रात के 2 बजे जब उसने वो दूध का कप दरवाजे के बाहर छोड़ा था उस पल मुझे नफरत नहीं हुई थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द था, थकान। वो थकान जो लगातार मिलने वाले धोखों और उम्मीदों के टूटने से पैदा होती है। मैं अब उससे नफरत नहीं करती। मैंने खुद को बड़े शांत लहजे में जवाब देते हुए सुना, मैं बस अब वो इंसान नहीं बनना चाहती जिसे वो अपनी जागीर समझता था कि वो चाहे जो करे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने उसे मजबूर नहीं किया था कि वो तुम्हें खो दे। मुझे पता है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन उसे नहीं पता। वो शायद अपनी पूरी जिंदगी इस बात को नहीं समझ पाएगा कि उसने अपने ही हाथों से मुझे खुद से दूर धकेला था। और अमेंडा का क्या? मैंने मुस्कुरा दिया। ये मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक अजीब सी ठंडक और सुकून था। अमेंडा,
उसे बहुत जल्द अपनी हरकतों की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। डैश बॉस, तकिए के नीचे एक लेटर मिला है। जब नूह का फोन सैम के पास पहुंचा, तब तक वो पिछले 4 दिनों से ब्राइडल रूम के फर्श पर अकेला बैठा हुआ था। बाद में जो बातें सामने आईं, उनके मुताबिक फोन करते ही सैम फर्श से उठा और उसने तकिया हटाया। वहां एक वाइट लिफाफा था। वो पूरी तरह सील नहीं था और उस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा था। अंदर सिर्फ कुछ लाइनें लिखी थीं। सैम, तुमने कहा था कि तुम्हें डर है कि मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर दूंगी, लेकिन तुम भूल गए कि फोन काटने वाले पहले इंसान तुम खुद थे। मैंने सिर्फ जाने का फैसला किया है। पिछले ये कुछ साल मैं तुम्हें वापस सौंप रही हूँ और खुद को भी आजाद कर रही हूँ। सेलेना। नूह ने बताया कि लेटर पढ़ने के बाद सैम का पहला रिएक्शन ये था कि उसने उस कागज को मरोड़कर एक बॉल बनाया और फर्श पर फेंक दिया। लेकिन फिर वो नीचे झुका, उसने उसे वापस उठाया, धीरे धीरे उसकी हर एक सिलवट को खोला और अपनी हथेली से उसे बिल्कुल सीधा करने लगा। वो बहुत देर तक उसे थपथपाकर सीधा करता रहा। जब लिली मुझे ये सब बता रही थी, तब मैं कन्वीनियंस स्टोर के पीछे खड़े होकर पार्सल खोल रही थी। उसे अब पता चल गया है कि तुम जिंदा हो, लेकिन उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। ये जानकर कि मैं जिंदा हूँ, वो और बदतर हो गया। हाँ, नूह कह रहा था कि जब उसे लग रहा था कि तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, तब वो बिना कुछ खाए पिए बस एक जगह बैठा रह सकता था। लेकिन अब जब उसे पता चला है कि तुम खुद उसे छोड़कर चली गई हो, तो उसने घर की चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया है। कार्डबोर्ड बॉक्स को फाड़ते हुए मेरे हाथ पल भर के लिए रुक गए। सैम के लिए मौत और छोड़कर जाने में एक बहुत बड़ा फर्क था। एक एक्सीडेंट का सामना करते वक्त वो दुनिया के सामने एक ऐसे दुखी पति का रोल प्ले कर सकता था जिसने अपनी पत्नी को खो दिया। लेकिन मेरा खुद छोड़कर जाना इस बात का सबूत था कि मैंने एक्टिवली उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था, और इस बात ने उसके अंदर के उस गहरे डर को जगा दिया था। उसकी माँ की कहानी भी तो एक तरह का छोड़कर जाना ही थी। यह बात मुझे मेरे जाने के छठे दिन सैम के स्टडी रूम की दराज से पता चली थी। उसकी वो दराज लॉक थी। उसकी चाबी पेन होल्डर के दूसरे खाने में रखी थी, जिसे उसने कभी नहीं बदला था। उस दराज के सबसे नीचे एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में लाइट ब्लू ड्रेस पहने एक औरत मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उनकी आंखें और भौहें बिल्कुल सैम जैसी थीं। तस्वीर के पीछे पेंसिल से किसी बच्चे की लिखावट में लिखा था, मॉम। उसी के पास अखबार की एक पीली पड़ चुकी कतरन दबी हुई थी, जिसकी हेडलाइन थी, एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी की ऊंचाई से गिरकर मौत। करीबी सूत्रों का खुलासा, मरने से पहले पति की मिस्ट्रेस के टॉर्चर से परेशान थी महिला। तारीख उस साल की थी जब सैम सिर्फ 8 साल का था, और उस कतरन के ठीक नीचे रखा था वो रिंग बॉक्स, जिसे मैंने कचरे में फेंक दिया था और उसने वापस उठाकर अपनी माँ की तस्वीर के बगल में सजा दिया था। लेटर मिलने के तीसरे दिन अमेंडा सीधे सैम के दरवाजे पर पहुंच गई। उसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी और वो शोक जताने के बहाने सैम के घर आई थी। अंदर आते ही वो कुछ देर रोने का नाटक करने लगी कि उसकी बहन के जाने से वो कितनी टूट गई है, और तभी सैम ने सर्वेंट्स को बोलकर उसे लिविंग रूम में ही रुकवा दिया। वो खुद ऊपर से नीचे आया, सीढ़ियों पर खड़ा हुआ और उसने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा। क्या? मैंने पूछा। उसने पूछा कि तुमने मुझे पहली बार वीचैट पर कब ऐड किया था? मैं एक पल के लिए हैरान रह गई। अमेंडा ने सबको यही बताया था कि वो 6 महीने पहले हमारी इंगेजमेंट बैंक्वेट में सैम से मिली थी। लेकिन सैम ने सीधे अपनी चैट हिस्ट्री निकालकर उसके सामने रख दी। पहला मैसेज 10 महीने पहले का था, यानी हमारी सगाई से भी 4 महीने पहले। तो उसने क्या कहा? वो कोई जवाब नहीं दे पाई। आखिर में सैम ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसके सटीक शब्द थे, मुझे दोबारा जीजू मत कहना, तुम्हारी यह औकात नहीं है। मैंने फोन साइड में रखा और छत को घूरने लगी। तुमने ये शब्द पहले क्यों नहीं कहे, सैम? उसने अमेंडा के खिलाफ पूरी छानबीन शुरू कर दी है। लिली की आवाज फोन से आ रही थी। सेलेना, तुम असल में क्या करने का सोच रही हो? मैंने अपने दिल में उल्टी गिनती शुरू की। क्या तुमने वो फुटेज कॉपी कर ली? हाँ, कर ली। उसे मुझे भेज दो। डैश, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। पूस, दिसंबर से जनवरी के महीने की बर्फीली हवाएं चल रही थीं। मैंने अभी अभी कन्वीनियंस स्टोर का शटर नीचे गिराया ही था, जब सड़क के उस पार लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे से ये शब्द सुनाई दिए। सैम साए की तरह अंधेरे में खड़ा था। उसका डार्क ओवरकोट खुला हुआ था और हवा में लहरा रहा था। उसका चेहरा काफी छोटा हो गया था और गालों की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने शटर लॉक किया, मुड़ी और बिना उसकी तरफ देखे उल्टी दिशा में चलने लगी। सेलेना। मैं नहीं रुकी। पीछे से उसके कदमों की आवाज आने लगी, न बहुत तेज न बहुत धीमी। तुम्हें मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बस मेरी 2 बातें सुन लो। शादी की रात जो बातें तुमने मुझसे कही थी, वो मेरे लिए पूरी जिंदगी सुनने के लिए काफी हैं। उसके कदम एक सेकंड के लिए ठिठके और फिर वो दोबारा मेरे पीछे चलने लगा। कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि तुम ठीक हो या नहीं।
मैं रुक गई और मुड़कर उसकी तरफ देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी परछाई बहुत लंबी दिख रही थी। सैम, तुम मेरी सौतेली बहन के साथ सोए, तुमने सरेआम मुझे उसके सामने झुककर माफी मांगने पर मजबूर किया। तुमने मुझसे कहा कि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को अपने पास रोक सकूं। और अब तुम यहाँ आकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उसने अपनी नजरें नहीं चुराईं। वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था और उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। मैं जानता हूँ कि मुझमें ये पूछने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हारी वाकई कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ। हमारे बीच बर्फीली हवा के झोंके चल रहे थे। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने साफ शब्दों में कहा। जितनी मैं तुम्हारे साथ रहकर कभी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। उसके होंठ भींच गए और उसका गला थोड़ा हिला। सेलेना, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। सेलेना, तुम एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही हो। क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है? जिस चीज की मुझे कभी तुमसे उम्मीद थी, वो तुम मुझे कभी दे नहीं पाए। और अब मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, उसमें मुझे तुम्हारे दखल की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी जगह पर पत्थर बनकर खड़ा रह गया। मैं मुड़ी और अपनी राह पर आगे बढ़ गई। सेलेना, उसने पीछे से एक बार फिर आवाज दी। मेरे पीछे आना बंद करो, कल सुबह मुझे काम पर जाना है। मैंने अपनी बात खत्म की। वैसे मैंने अमेंडा के बारे में सब पता लगा लिया है। इस बार मेरे कदम सच में रुक गए। वो दौड़कर आया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इस कड़कड़ाती ठंड में उसके मुंह से निकलने वाली सांसें सफेद धुंध बन रही थीं। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। सेलेना, हमारी सगाई से 4 महीने पहले ही उसने मेरे नजदीक आने के पैंतरे शुरू कर दिए थे। मुझे पता है, मैंने शांति से कहा। वो एकदम सन्न रह गया। तुम्हें पता है, 3 साल पहले जब वो ब्रूनो के साथ सोई थी, मैं तभी जान गई थी कि वो किस तरह की लड़की है। सैम, मैंने अपना सिर झुकाया और अपने मफलर को ठीक किया। मुझे बस इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी असलियत को इतनी अच्छी तरह जानने के बाद भी तुमने वही रास्ता चुना जो ब्रूनो ने चुना था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने बात आगे बढ़ाई। मैंने तुम्हारी माँ वाले मामले की भी छानबीन की है। यह सुनते ही सैम के चेहरे के हाव भाव पल भर में बदल गए। उसके चेहरे पर लगा वो झूठा मुखौटा उतर गया और उसके अंदर छिपा वो गहरा दर्द साफ दिखने लगा। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी स्टडी रूम की उस दराज ने। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी माँ को उस औरत ने मरने पर मजबूर किया था, जिसे तुम्हारे पिता घर लेकर आए थे। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। और फिर तुम बड़े हुए और अपनी पत्नी के ब्राइडल रूम के बाथटब में दूसरी औरत को ले आए। सैम, तुम नफरत करते करते बिल्कुल वही इंसान बन गए जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत थी। रात की बर्फीली हवा हमारे बीच से गुजर रही थी। वो उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं, लेकिन एक भी आंसू नहीं गिरा। उसके होंठ गुस्से और दर्द से भींचे हुए थे। बहुत देर बाद वो बोला। उसकी आवाज बेहद धीमी और फटी हुई थी। मैं जानता हूँ। तुम्हें कब पता चला? मैंने पूछा। जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई। बहुत देर कर दी तुमने। ये 2 शब्द कहकर मैं उसके बगल से गुजरी और आगे बढ़ गई। इस बार पीछे से किसी के चलने की आवाज नहीं आई। जब मैं 10 कदम आगे निकल गई तो पीछे से किसी के भारी शरीर के गिरने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। सैम उस स्ट्रीट लाइट के नीचे घुटनों के बल बैठा था। उसके दोनों घुटने जमीन पर इतनी जोर से पटके थे जैसे उसके शरीर का सारा सपोर्ट ही खत्म हो गया हो। उसका सिर नीचे झुका था और दोनों हाथ जमीन पर टिके थे। हवा तेज थी, इसलिए उसकी आवाज टूट टूट कर मुझ तक पहुंच रही थी। सेलेना, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम वापस आ जाओ? मैंने दूर से ही उसे देखा, लेकिन वापस उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उस रास्ते से बहुत आगे निकल चुकी हूँ जहां से वापस आया जाता है। दीदी, आखिरकार आप मुझसे मिलने के लिए मान ही गईं। अमेंडा कैफे के एक सोफे पर बैठी थी। उसका मेकअप हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट था और उसके पास एक माचा लाते का कप रखा था, जिसे उसने छुआ तक नहीं था। मैं उसके ठीक सामने बैठ गई। यह वही मीटिंग थी जो मैंने लिली से कहकर अरेंज करवाई थी। दीदी, आप कितनी कमजोर हो गई हैं। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसकी नजरें मेरे चेहरे पर तैरने लगीं। बाहर आपको बहुत तकलीफें उठानी पड़ी होंगी, है ना? मैंने सुना है आप किसी कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही हैं। एक अमीर घर की लड़की की ऐसी हालत। अमेंडा, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। पिछले हफ्ते तुम 3 मीडिया आउटलेट्स के पास गई थी। मैंने अपना फोन निकाला और स्क्रीन ऊपर करके टेबल पर रख दिया। तुमने उनसे कहा कि मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है। मैंने लोगों की हमदर्दी बटोरने के लिए अपने गायब होने का नाटक रचा और मैंने फैमिली बैंक्वेट में तुम पर हमला किया था। अमेंडा के होठों का कोना थोड़ा सा सिकुड़ा, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर वही मीठी मुस्कान वापस ला दी। दीदी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस आपकी फिक्र
तुमने उन्हें यह भी बताया कि तुम सैम के बच्चे की माँ बनने वाली हो। उसकी मुस्कान वहीं जम गई। सिर्फ एक सेकंड के लिए वो लड़खड़ाई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मैं तो आपको यह बात बाद में बताने वाली थी। उसने अपना सिर झुकाया और अपना हाथ अपने पेट पर रख दिया। उसकी आवाज एकदम कमजोर और बेचारी जैसी हो गई। मैं जानती हूँ कि यह सही वक्त नहीं है, लेकिन ये बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? मैंने उसकी बात काटी। क्या? अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम चेकअप के लिए हॉस्पिटल जरूर गई होगी। मुझे वो रिपोर्ट दिखाओ। अमेंडा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दीदी, क्या आपको मुझ पर शक है? मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। उसने 3 सेकंड तक मुझे घूरा और फिर वो अचानक हंस पड़ी। इस बार उसकी हंसी में वो चालाकी और घमंड साफ दिख रहा था, जो हमेशा से उसके अंदर था। सेलेना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक ये शरीफ बनने का नाटक कर लोगी? वो सोफे पर पीछे की तरफ टिककर बैठ गई और अपने पैर पर पैर चढ़ा लिए। तुम बचपन से ऐसी ही हो। तुम्हें लगता है कि तुम खुद को विक्टिम दिखा दोगी तो तुम सही साबित हो जाओगी। हाँ, मैं ब्रूनो के साथ सोई और मैं सैम के साथ भी सोई। तो क्या? सो व्हाट? तुम पूछ रही हो? सो व्हाट? हाँ, सो व्हाट? उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मैं छीन नहीं सकती? डैड की वसीयत तुम्हारे नाम हो या मेरे नाम, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जिस भी मर्द को अपने पास रखने की कोशिश करोगी, मैं अपनी एक उंगली के इशारे पर उसे अपना बना सकती हूँ। सेलेना, तुम बस एक केयरटेकर हो, जो हमेशा इस इंतजार में रहती है कि कब मैं आऊं और तुम्हारी चीजें छीन कर ले जाऊं। मैंने बस उसकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब अमेंडा ने मेरे सामने से अपना वो मासूमियत का नकाब पूरी तरह उतार फेंका था। वो बेहद मगरूर लग रही थी। उसके अंदर कोई पछतावा नहीं था, बस एक नग्न नफरत और पिछले 10-15 सालों से दबा हुआ अंधा जेलसी का भाव था। बोल चुकी तुम? मैंने पूछा। हाँ, बोल चुकी। अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैंने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। 15 से 17 जुलाई तक की सैम के घर की स्मार्ट सिक्योरिटी फुटेज। वीडियो एकदम साफ है और उस पर टाइम स्टैम्प भी लगा है। अमेंडा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। इसमें साफ दिख रहा है कि तुम बिना इजाजत के घर के अंदर घुसी, तुमने बाथरूम यूज किया और जानबूझकर अपनी वो रेड ड्रेस वहां छोड़ दी ताकि तुम अपना हक जता सको। तुम जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुमने कहा कि तुम सैम के बच्चे की मां बनने वाली हो, लेकिन 16 जुलाई की रात की फुटेज बताती है कि तुम लिविंग रूम के सोफे पर पूरे 40 मिनट बैठी रहीं, जबकि सैम तुम्हारे सामने वाली कुर्सी पर बैठा रहा। उसने पूरे वक्त तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम उस दिन इस उम्मीद में आई थी कि कुछ होगा, लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अमेंडा, तुम्हारा ये बच्चा सिर्फ एक झूठ है। उसने गुस्से में अपना कप टेबल पर पटका, जिससे माचा लाते उछलकर उसकी स्कर्ट पर गिर गया। सेलेना, तुम्हें क्या लगता है कि इन 2-4 घटिया वीडियोस के दम पर तुम सब कुछ पलट दोगी? गुस्से में उसकी आवाज एकदम तीखी और कान फाड़ने वाली हो गई थी। मैं अपनी जगह से खड़ी हुई। यह फुटेज मैं उन सभी अमीर आदमियों की पत्नियों को भेज चुकी हूँ, जिनके घर तुम अक्सर विजिट करने जाती थी, और साथ ही उन चीजों की लिस्ट भी भेजी है जो तुम उनके घरों में अपना हक जताने के लिए छोड़ आती थी। जब भी तुम किसी का घर उजाड़ती हो, वहां अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ आती हो, है ना? दीदी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अमेंडा हकलाने लगी। अमेंडा, मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। तुम ये सारे घटिया तरीके सिर्फ इसलिए अपनाती हो ताकि तुम मुझसे खुद को बेहतर साबित कर सको, क्योंकि अगर तुम मुझसे अपनी तुलना करना बंद कर दोगी तो तुम्हारी अपनी कोई पहचान बचेगी ही नहीं। मैंने कैफे का दरवाजा धकेला और बाहर धूप में आ गई। पीछे से शीशे के दरवाजे के पार से उसकी चीखने की आवाज आ रही थी। सेलेना, वापस आओ, सेलेना। लेकिन वो आवाज वहीं दम तोड़ गई। डैश। जिस दिन मेरी माँ की मौत हुई, मैं लिविंग रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। सैम ने यह बात मेरे किराए के अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठकर कही। वो बिना बताए यहाँ चला आया था। जब लिली ने दरवाजा खोला था तो वो उसे देखकर दंग रह गई थी। वो पिछली बार से भी ज्यादा कमजोर लग रहा था। उसकी आंखें धंस चुकी थीं और उसके जबड़े पर शेव न करने की वजह से बाल उगाए थे। मैंने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया, इसलिए वो सीढ़ियों पर ही बैठ गया। मैं दरवाजे के अंदर खड़ी थी और हमारे बीच आधा खुला हुआ दरवाजा था। वो औरत उसी दोपहर हमारे घर आई थी, मेरे पिता की मिस्ट्रेस। उसने अपना सिर झुका लिया। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। वो मेरी माँ पर दबाव बनाने आई थी कि वो मेरे पिता की जिंदगी से हट जाएं। मेरी माँ ने बहुत शांति से उसकी बातें सुनी और फिर वो औरत चली गई। माँ ने मुझसे कहा, होमवर्क खत्म करके जल्दी सो जाना। उसकी आवाज थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर वो सीधे छत पर चली गई। तभी कॉरिडोर की वॉइस सेंसर वाली लाइट बंद हो गई। उस घने अंधेरे में सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। 10 सेकंड बाद जब लाइट दोबारा जली तो उसकी आंखें बेहद लाल थीं
लेकिन उनमें एक भी आंसू नहीं था। जब मेरे पिता को फोन मिला तो वो भागते हुए घर आए। मुझे लगा था कि वो पूरी तरह टूट जाएंगे, पर अंदाजा लगाओ उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने तुरंत उस औरत को फोन लगाया और कहा, पैनिक मत होना, सब ठीक है। लाइट एक बार फिर बंद हो गई। वो उसी अंधेरे में गुमसुम बैठा रहा और अपनी बात पूरी की। उस दिन से मुझे एक बात समझ आ गई, किसी से प्यार करने का मतलब है उसे खोने का रिस्क उठाना। आज नहीं तो कल वो छोड़कर चली ही जाएगी। इससे पहले कि कोई और उसे मुझसे दूर करे, बेहतर है कि मैं ही उसे पहले खुद से दूर धकेल दूं। इस तरह कम से कम मेरा हश्र मेरी माँ जैसा तो नहीं होगा, जिन्हें आखिरी वक्त पर पता चला कि जिस चीज की उन्होंने पूरी जिंदगी हिफाजत की वो कभी उनकी थी ही नहीं। कॉरिडोर की लाइट फिर से जल उठी। अब मैं उसका चेहरा साफ साफ देख सकती थी। एक मल्टीनेशनल ग्रुप का 30 साल का वारिस किराए के एक मामूली अपार्टमेंट की सीमेंट की सीढ़ियों पर बैठा हुआ बेहद कमजोर और बेबस दिख रहा था। तो तुमने मुझसे पहले ही दगा कर दिया, मैंने कहा। मुझे लगा अगर मैं इसे पहले ही खत्म कर दूं तो उतना दर्द नहीं होगा। क्या दर्द कम हुआ? उसने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। मेरी माँ के जाने वाले दिन से भी कहीं ज्यादा दर्द हुआ। मैं दरवाजे के फ्रेम से टैक लगाकर खड़ी रही और काफी देर तक कुछ नहीं बोली। सैम, मैं तुम्हें समझती हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। लेकिन समझने का मतलब माफ कर देना नहीं होता। उसके होंठ थोड़े से हिले। मैं बस यह उम्मीद करता हूँ कि तुम वापस मेरे पास आ जाओ। कहा वापस आऊं? वापस मेरे पास? तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम शर्तों में है, तो फिर कहाँ है तुम में? वो अपनी जगह पर सुन्न रह गया। तुम्हें लगा कि मुझे खुद से दूर करके तुम दर्द से बच जाओगे, पर क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मेरी आवाज एकदम शांत थी। तुम्हारी माँ ने एक तीसरी औरत की वजह से जान दे दी, और इस बात ने तुम्हारे अंदर इस कदर नफरत भर दी कि तुम आज तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए। और फिर तुमने खुद ठीक वही काम किया। तुम छोड़ दिए जाने से नहीं डरते, सैम। असल में तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है कि तुम प्यार किए जाने के काबिल हो। इसलिए तुम उन लोगों को बार बार टेस्ट करते हो, उन्हें चोट पहुंचाते हो जो तुमसे प्यार करते हैं, तब तक जब तक कि तुम उन्हें पूरी तरह अपनी जिंदगी से दूर न कर दो। और फिर तुम इसी बात को ढाल बनाकर खुद से कहते हो कि देखो, मैं तो पहले ही कहता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। पूरे कॉरिडोर में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। लाइट फिर से बंद हो गई और इस बार काफी देर तक नहीं जली। उस अंधेरे में एक बेहद धीमी, घुटती हुई सांस की आवाज आई। सैम अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अंधेरे की गहराइयों से उसकी बेहद भारी और दबी हुई आवाज आई। मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। तुम काबिल हो, मैंने कहा। तभी लाइट दोबारा जली। उसने झटके से अपना सिर उठाया। लेकिन मेरे प्यार के नहीं। मैंने दरवाजे के झरोखे से क्राफ्ट पेपर डैश का एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने नीचे झुककर देखा। डिवोर्स एग्रीमेंट है, इस पर साइन कर दो, सैम। मुझे भी आजाद करो और खुद को भी इस घुटन से मुक्त करो, डैश। क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका नहीं दे सकती? सैम हाथ में पेन पकड़े सीढ़ियों पर बैठा था। डिवोर्स एग्रीमेंट उसके घुटनों पर फैला हुआ था। वो आखिरी पेज पर दस्तखत करने वाली जगह को लगातार घूर रहा था, लेकिन उसका पेन नहीं चल रहा था। सिर्फ एक मौका। उसने नजरें उठाकर मुझसे मिन्नत की। मैं हर एक खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, अपनी हर गलती की भरपाई करूंगा। तुम बहुत कुछ करोगे। मैं नीचे झुकी और अपनी नजरें उसकी नजरों के बराबर लाई। लेकिन तुम अपने अंदर के उस डर को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। उसके होंठ थोड़े खुले, पर आवाज नहीं निकली। अगर तुम अपनी कही हर बात पूरी कर भी दो, तो भी एक दिन जब तुम आधी रात को सोकर उठोगे, तुम मुझे सोते हुए देखोगे और तुम्हारे दिमाग में फिर वही सवाल आएगा, क्या ये भी एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी? और फिर तुम दोबारा मुझे टेस्ट करना शुरू करोगे, कंफर्म करने के बहाने चीजें ढूंढोगे और एक बार फिर सब कुछ तबाह कर दोगे। क्योंकि तुम किसी चीज को अपनी आंखों के सामने खोने से बेहतर उसे अपने हाथों से बर्बाद करना पसंद करोगे। सैम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों की वो लाली थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन वो एकदम खाली और बेजान लग रही थी। अगर मैं प्रॉमिस करूँ तो? सैम, तुमने 3 साल पहले भी प्रॉमिस शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने उसकी बात काट दी। उसने एक ठंडी सांस ली। मैंने अमेंडा वाले मामले की पूरी जांच करवा ली है। वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसका सब कुछ सिर्फ एक झूठ था। मुझे पता है। सर्विलांस फुटेज में ये सब साफ दिख रहा था। वो थोड़ा चौंका। तुम्हें कब पता चला? जिस दिन तुमने घर में वो सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया था, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज अपने पास रख लिए थे। तुम्हें लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता, सैम। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वो पूरी तरह खामोश हो गया। मैं खड़ी हुई और एक कदम पीछे हट गई। जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था, तुमने कहा था कि तुम मेरे आगे आने वाले हर आंसू का हिसाब चुकता कर दोगे।
उसका पूरा शरीर कांप उठा। अब जरा बैठकर हिसाब लगाओ। हमारी शादी की रात से लेकर आज तक तुम पर मेरे कितने आंसुओं का कर्ज है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर झुकाया और पेन का कैप हटाया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। पेन की निब जब कागज पर चली तो एक सूखी और चरचराती हुई आवाज गूंजी। आखिरी स्ट्रोक पूरा करने के बाद उसने पेन को एग्रीमेंट के ऊपर रखा, लिफाफा बंद किया और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे अपने हाथ में ले लिया। थैंक यू, मैंने कहा। अब तुम कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज बहुत संभली हुई थी, लेकिन उसके आखिरी शब्दों में एक बेहद बारीक सी उम्मीद छिपी थी। वापस अपने काम पर। कल सुबह मेरी जल्दी की शिफ्ट है और उसके बाद आगे की बात आगे देखी जाएगी। मैंने लिफाफे को अपने बैग में रखा और चेन बंद कर दी। मैं जैसे ही मुड़ने वाली थी, उसने अचानक पीछे से कहा, सेलेना। वो कंबल, क्या तुम अब भी उसे यूज कर रही हो? मैं कुछ पलों के लिए थम गई। ये वही ग्रे ब्लू कश्मीरी कंबल था जो उसने मुझे उस रात उठाया था। घर छोड़ते वक्त मैं उसे अपने साथ नहीं लाई थी, लेकिन मैंने उसे फेंका भी नहीं था। हाँ, कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने सच क्यों बोला। शायद इसलिए क्योंकि साइन करते वक्त मैंने उसके कांपते हाथों को देख लिया था, या शायद इसलिए क्योंकि कॉरिडोर की लाइट एक बार फिर गुल हो चुकी थी। उस घने अंधेरे में वो धीरे से मुस्कुराया। सिर्फ एक बार। एक हल्की सी आह जिसमें एक अजीब सा सुकून था। चलो, अच्छा है। तभी लाइट फिर से जल उठी। वो अब भी सीढ़ियों पर ही बैठा था। उसका उठने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। मैं सीढ़ियां उतरने लगी। मेरे कदम एकदम संभले हुए और पक्के थे। मोड़ पर आकर मैं आधे सेकंड के लिए रुकी, पर मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। मैंने सीढ़ियों का दरवाजा धकेला और बाहर आ गई। बाहर शुरुआती वसंत की रात थी। हवा में अभी भी एक ठंडक थी, लेकिन मौसम में अब एक हल्की सी नरमी और नयापन घुलने लगा था। दरवाजा मेरे पीछे धीरे धीरे बंद हो गया, और उस बंद होते दरवाजे के पीछे से सैम की आखिरी आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो आत्मग्लानि, पछतावे और पूरी तरह टूट जाने के दर्द से भरी थी। सेलेना, वो मैं ही था जिसने तुम्हें खुद से दूर धकेला।